नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का देहरादून स्टडी पॉइंट पे। मैं हूं मोहित सिंह रावत और यहाँ पे दोस्तों जो हमारी महत्वपूर्ण क्लास है 5000 प्लस एमसीक्यूज की उत्तराखंड की, उसकी आज चौथी क्लास है। और इस क्लास में जैसे कि ये सब्जेक्ट हैं, इन सभी को हम डिस्कस करते हैं। उत्तराखंड पुराने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, डॉक्टर अजय रावत सर की परीक्षा वाणी और बी एस नेगी सर की। तो क्लास को दोस्तों आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा डिस्कस करते हैं दोस्तों पिछली क्लास का एक यहाँ पे क्वेश्चन है। और क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे यह है कि जैसे केदारनाथ जो वन्यजीव विहार आपको दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ पे आपको बी दिखाई दे रहा है, इसका जो क्षेत्रफल है ये हमने लिखा है 957 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। देखिए दोस्तों, यह जो डेटा है अलग अलग किताबों में अलग अलग मिल रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट की बात करते हैं, जैसे कि जो उत्तराखंड जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनकी वेबसाइट के अनुसार जो यह क्षेत्रफल है वह है 975 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। कितना है? 975 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। तो आप इसके लिए भी तैयार रहिए कि ऑप्शन में आपके पास जो भी आपको पूछा जाए उसी के अनुसार आप करना। तो 975 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर उत्तराखंड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो गवर्नमेंट वाली वेबसाइट है, वहां पे दिया है। इसके अलावा विकिपीडिया में भी 975 किलोमीटर स्क्वायर ही दिया है। तो पहली प्रायोरिटी ये रखना और फिर बाकी आप 957 वगैरह भी आ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक चीज और भी है यहाँ पे कि मैं अपनी आंखें उन पहाड़ियों की ओर उठाऊंगा जहां से मुझे सहायता मिलती है। यह शब्द उत्तराखंड के किस स्थान पर है? बिल्कुल सही है, फूलों की घाटी इसका सही आंसर है। लेकिन दोस्तों यहां पर आपको इसके अलावा और भी ध्यान रखना है, आने वाले एग्जाम में आपसे ऐसा भी पूछा जाएगा कि यह जो शब्द है किसके लिए है। यानी यहां पे जो ये शब्द लिखे गए हैं ये फूलों की घाटी में लिखे गए हैं, यह फूलों की घाटी में किसी की जो समाधि है वहां पर लिखे गए हैं। और वह समाधि किसकी है? वह जो समाधि है उनका नाम है मार्गेट लेग। मार्गेट लेग, यह कौन थे? एक टूरिस्ट थे जो फूलों की घाटी में देखने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पे वो फिसल के इनकी मृत्यु हो जाती है। तो उन्हीं के जब जहां पे मृत्यु होती है वहीं पर यह समाधि बनाई गई है उनकी बहन द्वारा, और फिर वहां पे ये शब्द लिखे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पे ये था। तो आगे आप डिस्कस करते हैं दोस्तों अपनी जो 5000 एमसीक्यूज की जो सीरीज है उसे कंटिन्यू करते हैं। और पहली जो हम यहाँ पे पहला जो हम पार्ट डिस्कस कर रहे हैं वह है अजय रावत सर की बुक से। किसकी बुक से है? डॉक्टर अजय रावत सर की बुक से दोस्तों हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? डॉक्टर अजय रावत सर की बुक से। और अजय रावत सर की बुक से अगर आपको आप पूछते हैं कि कौन से पेज नंबर से है, तो देखिए पेज नंबर की बात करें तो पेज नंबर 22 से लेकर 30 तक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 22 से लेकर पेज नंबर 30 तक। तो अजय रावत सर की बुक से करते हैं, पार्ट 1 है। और पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन है कि कार्तिकेयपुर जो राजा हैं उनके हमें 8 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इन राजाओं की जो अभिलेख है इनमें किस लिपि का प्रयोग किया गया है? खरोष्टी, कुटिला, देवनागरी या फिर रंजना? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपका कमेंट यहां पे हम चेक करेंगे दोस्तों। खरोष्टी लिपि, कुटिला लिपि, देवनागरी लिपि या फिर रंजना लिपि? तो ऑप्शन नंबर जो आपको बी दिखाई दे रहा है वह बिल्कुल सही है। तो कार्तिकेयपुर राजाओं के हमें 8 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जैसे सुभिक्ष राज के प्राप्त हुए हैं, ललित सूर्यदेव के हमें 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, पद्मदेव के हमें प्राप्त हुए हैं, त्रिभुवन राज के हमें प्राप्त हुए हैं। तो इनके जो हमें 8 अभिलेख प्राप्त हुए हैं इनमें कुटिला लिपि का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, कत्यूरी काल में सेना का विभाजन कितने भाग में किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों यूपीएससी के एग्जाम की दृष्टि से। और इसका राइट आंसर क्या होगा? 2, 3, 4 या फिर 5? क्या इसका राइट आंसर होगा? आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। 2, 4, 3 या फिर 5? तो देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर है यह है ऑप्शन नंबर बी यानी 4। अब यहां पे दोस्तों एक चीज देखिए कि जो सेना है कत्यूरी शासन काल में, यह जो 4 भाग है वो कौन कौन से हैं? देखिए ये 4 जो भाग हैं यह है पदातिक, अश्वरोही, गजारोही और उष्ट्रोही। कितने भाग हो गए? 4 हो गए। पदातिक, अश्वरोही, गजारोही और उष्ट्रोही। अब यहां पे एक चीज देखिए कि जो पदातिक है उसे गोलमिक भी कहते हैं, और अश्वरोही जो है यहां पे उसका जो प्रमुख होता था उसे अश्वबलाधिकृत। और यहां पे जो आपको तीसरा पॉइंट दिखाई दे रहा है गजारोही, देखिए गजा का मतलब हाथी, तो हस्ती बलाधिकृत जो इसका क्या होता था? प्रमुख होता था। और ऐसे ही होता था उष्ट्रोही। उष्ट्रोही होता था, इसका जो प्रमुख होता था वो होता था उष्ट्र बलाधिकृत। तो ध्यान रखना उष्ट्र बलाधिकृत इसका सही है। और फिर यहां पे दोस्तों आगे बात करते हैं, जैसे कि यहां पे है लास्ट ध्यान रखना है कि जो तीनों आरोही सेना है, तीनों आरोही सेना, इसका जो सर्वोच्च अधिकारी होता था उसे क्या कहते थे? उसे कहते थे हस्य सवोष्ट्राधिबलीकृत। तो ध्यान रखना हस्य सवो राष्ट्र बलाधिकृत। तो देखिए दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 2। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे कि कत्यूरी काल में जो गुप्तचर विभाग है इसका जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था उसे क्या कहते थे? दंडपाशी कहते थे, दोष प्राधिकृत कहते थे, दुशाध्य साधनी कहते थे या फिर प्रांतपाल कहते थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा?
दंडपाशिक, प्रांतपाल या दुशाध्य साधनिक। तो देखिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, जो ऑप्शन नंबर आपको सी दिखाई दे रहा है, दुशाध्य साधनिक, जो गुप्तचर विभाग है उसका जो प्रमुख होता था, प्रमुख सेना अधिकारी उसका, उसे कहते थे दुशाध्य साधनिक, दुशाध्य साधनिक। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न में से कौन सी उपाधि कत्यूरी नहीं रखा करते थे? ऑप्शन कौन कौन से हैं? कलिक, कलु, मातंग शूदन, गिरिराज, द्विज श्रेष्ठ या फिर चक्र चूड़ामणि। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ऑप्शन आपको डी दिखाई दे रहा है, चक्र चूड़ामणि, यह प्रश्न यूपीएससी ने पूछा है कि चक्र चूड़ामणि किसकी उपाधि थी, तो वह कत्यूरियों की थी। तो ध्यान रखना, ये तो इंपॉर्टेंट है, यानी ये तो सही है। बाकी जो 3 ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पे जो ऑप्शन जो सी आपको दिखाई दे रहा है, ये नहीं है, क्योंकि जो द्विज श्रेष्ठ है ये किसकी उपाधि है? ये होती थी कुनिंद राजाओं की। किसकी उपाधि होती थी? कुनिंद जो राजा थे उन्हें कहा जाता था द्विज श्रेष्ठ। तो ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर जो सी है ये सही है। और इनकी उपाधि और कौन कौन सी है? तो कत्यूरी राजाओं की जो उपाधि आपको देखने को मिलेगी वो आपको मिलेगी चक्र चूड़ामणि, गिरिराज, परम भ्रमण्यक, परम भद्वारक, कली, कलंक, मादंग सूदन। इसके अलावा जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सभी किसकी उपाधि है? कत्यूरी शासकों की उपाधि है। तो क्वेश्चन नंबर 4 तो ये हो गया दोस्तों। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह सीरीज आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट है कि आने वाले एग्जाम में आपको डायरेक्ट यहां से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इस सीरीज को लास्ट तक जरूर देखें, इन सभी क्वेश्चंस को आप अपनी बुक में नोट डाउन करें, और इसकी पीडीएफ तो हम आपको प्रोवाइड कराते ही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कत्यूरी शासन में भू अभिलेख रखने का कार्य होता था। भू अभिलेख कौन रखते थे? क्षेत्रपाल, प्रभातार, उपचारिक या फिर उपरिक। अब देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? क्षेत्रफल सही होगा, प्रभातार सही होगा, उपचारिक सही होगा, या फिर यहां पे जो आपके पास लास्ट ऑप्शन दिख रहा है उपरिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ध्यान रखना है, इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो है ऑप्शन नंबर जो सी है, उपचारिक, इसका बिल्कुल सही है। तो ध्यान रखना, उपचारिक इसका बिल्कुल सही है। और यहीं पर अगर आपको क्षेत्रपाल पूछा जाए तो क्षेत्रपाल कौन है? देखिए दोस्तों, क्षेत्रपाल होता था जो कृषि उन्नति पर ध्यान देने वाला अधिकारी होता था। किस पर? कृषि विकास पर, यानी कृषि विकास पर विशेष ध्यान देने वाला जो अधिकारी होता था उसे क्षेत्रपाल के अंतर्गत आता था। प्रभातार के अंतर्गत क्या आता था? प्रभातार की बात करें दोस्तों, तो प्रभातार के अंतर्गत आता था भूमि की नापजोख रखने वाला, भूमि की नापजोख, भूमि की जो नापजोख वगैरह होती है वह रखने वाला। तो प्रभातार भूमि की नापजोख रखने वाला, क्षेत्रपाल कृषि विकास पर जो विशेष कार्य करता था उसे कहते थे, और औपचारिक कौन होता था? जो भू अभिलेख सुरक्षित रखने का काम करता था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ये हो गया सी। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे डी ऑप्शन है उपरिक, तो कहीं पर उपरिक के लिए राज्यपाल शब्द का यूज किया गया है और कहीं पर उपरिक के लिए प्रांत शब्द का भी प्रयोग किया गया है। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 है कत्यूरी शासन में कितने जिलों या फिर हम जिसे विषय कहते हैं में बांटा हुआ था? 2 में, 6 में, 3 में या फिर 5 में। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो कत्यूरी का समय की जो शासन था, जो जिले थे, वो 5 जगह बांटे गए थे। कौन कौन से बांटे गए थे? आप यहां पे देखिए दोस्तों, ये जिले हैं कत्यूरी शासन के। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है ऐशाल विषय, दूसरा आपको दिखाई दे रहा है टंकड़पुर विषय, तीसरा है अंतरांग विषय, चौथा है आपको कार्तिकेयपुर विषय, और लास्ट आपको 5वां दिखाई दे रहा है मायापुर हाट विषय। इनकी स्थिति आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कहां कहां पर है। तो यह कार्तिकेयपुर राजाओं का जो जिले थे ये इस हिसाब से बटे हुए थे, 5 जिले थे। देखिए वैसे तो 4 जो गाथाएं मिलती है, 4 मिलती है, लेकिन एक 5वें का भी हमें प्रमाण मिलता है, जो मायापुर घाट है हरिद्वार में, वहां पर भी हमें प्रमाण मिलता है। तो टोटल कितने हो गए? टोटल 5 हो गए। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहां पर ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है ललित सूर्यदेव किस वंश से संबंधित थे? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ललित सूर्यदेव, सबसे इंपॉर्टेंट राजा है कत्यूरी में ललित सूर्यदेव। तो आपको बताना है खरपर देव से है, सूर्यदेव से है, निम्बर देव से है या इष्टगण देव से है। तो किस वंश से संबंधित है ललित सूर्यदेव? कत्यूरी से है ही, कत्यूरी वंश से है, लेकिन कत्यूरी में कौन से वंश से? तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर आपको मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी निम्बर देव से। निम्बर जो देव वंश है वहां से संबंधित है। अब यहां पे आप देखिए दोस्तों, जैसे ये था निम्बर देव वंश, निम्बर देव वंश के बारे में बात करें तो ये एक शैव धर्मावलंबी था, यानी शैव धर्म को मानता था। अब जब निम्बर देव था तो निम्बर देव के बाद इष्टगण देव राजा बना, और यहां पर जब इष्टगण देव जब राजा बना तो यहां पे ध्यान रखना इसी का पुत्र था जिसका नाम था ललित सूर्यदेव। आप यहां पे देख सकते हैं ललित सूर्यदेव। और इष्टगण से इंपोर्टेंट प्रश्न बनते हैं, जैसे कि इसने जागेश्वर में नवदुर्गा मंदिर बनाया, लकुलिश मंदिर का निर्माण इसने कराया, नटराज मंदिर का निर्माण इसी ने करवाया, और इष्टगण देव के काल में ही जो गुरु शंकराचार्य जी थे वे उत्तराखंड आए थे।
ललित सूर्यदेव बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे सर्वशाली जो शक्तिशाली जो शासक था कत्यूरी में यही था ललित सूर्यदेव। और ललित सूर्यदेव से आप यहाँ पे देखिए कि इसके हमें दो पांडुकेश्वर के अभिलेख मिलते हैं, एक 21वें साल का और एक 22वें साल का। और यहाँ पे इसकी दो रानियों का नाम मिलता है, सामा देवी, लला देवी। और इसने एक उपाधि धारण की थी जिसका नाम क्या था, कली कलंक पंक मग्न धरती उद्धारक, जो काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो ललित सूर्यदेव से इंपॉर्टेंट ये है। फिर एक है भूदेव जो यहाँ पे लास्ट में बैठता है, और यहां से इंपॉर्टेंट यह है कि यह अंतिम शासक था और यह बौद्ध धर्म जो बौद्ध धर्म है इसका प्रबल विरोधी था। और प्रबल विरोधी होने के कारण इसने बौद्ध शर्मण जो शत्रु है उसकी उपाधि धारण की थी। तो निम्बरदेव से यह था। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पे डिस्कस करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 है कत्यूरी ताम्र लेखों के आधार पर सिद्ध होता है कि सबसे शक्तिशाली राजा कौन था। तो यह भी हमने डिस्कस किया और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी ललित सूर्यदेव। कौन है, ललित सूर्यदेव। 21वें 22वें साल का हमें इसका जो अभिलेख है मिलता है, और पांडुकेसर से इसके हमें दो अभिलेख मिलते हैं, ललित सूर्यदेव का नंबर 1 से संबंधित है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 है, और एक चीज अभी और देखा हमने ललित सूर्यदेव से कि इसने क्या ली थी, एक उपाधि ली थी जिसका नाम क्या था, कली कलंक पंक मग्न धरती उद्धारक। तो ध्यान रखना यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9 है यहाँ पे कि नदी घाटों में जो आवागमन की सुविधा करना, उस पर जो टैक्स वसूलने का काम करना है, फिर वहीं पर जो संदिग्ध व्यक्ति की पहचान करना, ये किसका कार्य होता था। तो देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर सी, यानी नरपति इसका राइट आंसर है। देखो वर्मपाल की बात करें, इसका कार्य भी जो होता था, यानी ये वर्मपाल होता था, इसका काम भी कुछ ऐसा ही होता था, व्यक्तियों पर निगरानी करना। लेकिन यह जो नरपति है निगरानी का कार्य करता था, नदी घाटों में आवागमन की सुविधा भी करता था, और वहीं पर टैक्स भी वसूलने का काम करता था। और फिर यहीं पर प्रांतपाल की बात करें तो प्रांतपाल कौन होता था, प्रांतपाल की बात करें तो इसका काम होता था जो सीमाएं होती थी, यानी जो बॉर्डर होती थी उसकी सुरक्षा करना, यानी सीमाओं की सुरक्षा करने का कार्य होता था, सीमाओं की सुरक्षा करने का कार्य, सीमाओं की सुरक्षा का कार्य होता था। तो सीमाओं की सुरक्षा करने का कार्य किसका, प्रांतपाल का। घटपाल का क्या होता था, घटपाल का होता था ये घट यानी घटपाल यानी ये होता था गिरिद्वारों का रक्षक। क्या होता था, गिरिद्वार, यानी जो यहाँ पे बॉर्डर वगैरह होते थे वहां पर जो अगर कोई आते थे गिरिद्वार से, यानी जो दर्रे से होकर आते थे, उन पे सुरक्षा का कार्य इसका होता था। तो ध्यान रखना गिरिद्वारों का जो रक्षक होता था वो घटपाल के अंतर्गत आता था, प्रांतपाल सीमाओं का रक्षा करता था, वर्मपाल की बात करें निगरानी का काम करता था, और नरपति की बात करें तो नदी घाटों में इसके बहुत सारे कार्य होते थे, नदी घाटों में आवागमन की सुविधा करना, वहीं पर कर वसूलना, और वहीं पर जो संदिग्ध व्यक्ति होते थे उनकी पहचान करना। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि किस कार्तिकेय शासक के काल में पाल वंश के राजा धर्मपाल ने आक्रमण किया था। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ध्यान रखना दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है त्रिभुवन राज, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देखिए आप कि जैसे यहाँ पर हमने जैसे कत्यूरी शासक के बारे में डिटेल डिस्कस किया था, तो एक आता है खरपर देव वंश, यानी खरपर देव वंश, और खरपर देव वंश का संस्थापक कौन है, खरपर देव ही है। खरपर देव के बाद यानी कौन राजा बना, कल्याण देव बना, यानी कल्याण राज बना, फिर त्रिभुवन राज बना। और इसी के काल में त्रिभुवन राज के काल में हमें कहां से पता चलता है कि बालेश्वर लेख से पता चलता है कि अंतिम शासक था। और इसी के शासन काल में जो धर्मपाल है, बंगाल का जो पाल वंश का शासक, इसने गढ़वाल पर आक्रमण किया, और संभवतः इसी आक्रमण में जो ये त्रिभुवन राज है इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिए है अजय राव सर की बुक से 10 क्वेश्चन महत्वपूर्ण। अब बात करते हैं हम यहाँ पे जो ग्राम विकास अधिकारी का जो एग्जाम है उसे समझते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर लिखा नहीं मैंने, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर यह है 11 है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 हो गया कि उत्तराखंड में कैंची धाम की स्थापना की थी। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर जो डी है आपको बिल्कुल सही है, महाराज जो नीम करोली जी हैं ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन सरल पूछा था, लेकिन आपको यहां से और क्या क्या प्रश्न ध्यान रखने हैं। देखिए यहां से क्या क्या इंपोर्टेंट प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले तो आपको बनेगा कि जो कैंची धाम है कहां पर है, तो कैंची धाम कहां पर है, नैनीताल में है। और नैनीताल में कहां पर है, तो नैनीताल में दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि यह जो सिप्रा नदी है, कौन सी नदी है, सिप्रा नदी, सिप्रा नदी के तट पर आपको मिलेगा कैंची धाम। एक इंपोर्टेंट प्रश्न ये हो गया। दूसरा इंपोर्टेंट प्रश्न आपको यह ध्यान रखना है, जो नीम करोली जो बाबा हैं, नीम करोली बाबा, उनका वास्तविक नाम क्या था। तो उनका जो वास्तविक नाम था, ध्यान रखना, उनका वास्तविक नाम क्या था, लक्ष्मी नारायण। क्या नाम था, लक्ष्मी नारायण। तो ध्यान रखना लक्ष्मी नारायण किसका नाम था, यानी लक्ष्मी नारायण शर्मा जो नीम करोली जो बाबा जी हैं उनका वास्तविक नाम था। और फिर 1973 में, सितंबर 1973 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और यहीं पर अगर ध्यान रखना, यहां पर जैसे कैंची धाम की बात करें तो एक चीज ध्यान रखना कि यहां पर क्या होता है कि प्रत्येक 15 जून को, कब, 15 जून को क्या लगता है, मेला लगता है।
कब लगता है? 15 जून को मेला लगता है। तो 15 जून को प्रत्येक वर्ष यहाँ पे मेला लगता है, काफी इंपॉर्टेंट है, शिप्रा नदी के तट पर है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा विवादित है दोस्तों, और मैं यहाँ पे आपको वो बताऊंगा कि आयोग ने क्या माना है। वैसे तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो सभी क्या मानते हैं कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो मानसा सही है, लेकिन आयोग ने जो इसका राइट आंसर माना वह ऑप्शन नंबर ए माना है। ये थोड़ा विवादित प्रश्न है, जरा इसे आप देख लीजिए, महिपति शाह वाला, है ना। अजय पाल के बाद तिब्बत पर आक्रमण किसने किया? आयोग ने महिपति शाह इसका राइट आंसर माना था, जबकि मानसा इसका सही आंसर है। खैर आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग का गठन कब हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर आपको मिलेगा अगर आपको पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कि अगस्त 2017 में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि उत्तराखंड में ग्राम्य विकास एवं पलायन जो आयोग है इसका गठन कब हुआ? अगस्त 2017 में हुआ, अगस्त 2017 में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 पे, और क्वेश्चन नंबर 14 है कि वाडिया भू विज्ञान संस्थान में जो भूकंप वेधशाला है स्थापित की है। देखिए हाल ही में यहाँ पे ध्यान रखना कि जो वाडिया हिमालय जो भू विज्ञान संस्थान की जो भूकंप वेधशाला है वो कहाँ पे स्थापित की है, तो आपको ये बताना है, मुनस्यारी, घुत्तू, टिहरी गढ़वाल, रानीखेत अल्मोड़ा या फिर झाझरा देहरादून। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर जो बी है, घुत्तू जो टिहरी गढ़वाल है, बिल्कुल सही है। अब यहां से वाडिया जो संस्थान है यानी भूगर्भ जो संस्थान है वाडिया इंस्टीट्यूट से जो प्रश्न बनते हैं कैसे बनते हैं, तो देखिए यहां से क्या प्रश्न बनते हैं कि जो वाडिया जो भू संस्थान है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो जून 1968 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? जून 1968 में इसकी स्थापना हुई थी। देहरादून इसका हेडक्वार्टर चेंज कब हुआ? दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी। देहरादून इसका हेडक्वार्टर कहां पे कब चेंज हुआ? तो देहरादून में इसका हुआ 1976 में। कब हुआ था? अप्रैल 1976 में। तो ध्यान रखना, देहरादून में अप्रैल 1976 में इसका हेडक्वार्टर वो हुआ था, ट्रांसफर हुआ था। और यहीं पर दोस्तों अगर ऐसा पूछा जाए कि इसके फाउंडर कौन थे, तो अगर इसके फाउंडर पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है उनका नाम क्या था? उनका नाम था प्रोफेसर डी एन वाडिया। क्या नाम था? प्रोफेसर डी एन वाडिया। यानी अगर पूरा नाम की बात करें तो इनका नाम था दारा शाह नौशेरवां वाडिया, इनका पूरा नाम था। तो यह काफी इंपॉर्टेंट है, 1983 में इनका जन्म हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है, और 15वां क्वेश्चन आपको पूछा गया है यहाँ पे कि 1857 के समय जो सेना विद्रोह हुआ था उस समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? तो 1857 के समय कौन था? हेनरी रेमजे था, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अब देखिए दोस्तों, यहां से हेनरी रेमजे से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं कि ये कहां का था मूल रूप से ये था स्कॉटलैंड का। स्कॉटलैंड का मूल रूप से था। डलहौजी जो था ये उसका क्या था? ये उसका क्या था? भाई था, यानी चचेरा भाई था डलहौजी का। इसके अलावा दोस्तों जो काफी इंपॉर्टेंट है कि 1883 में इसी के समय, कब? 1883 में तराई इंप्रूवमेंट फंड की स्थापना हुई थी। तराई इंप्रूवमेंट फंड, तो तराई इंप्रूवमेंट फंड की स्थापना 1883 में इसी के समय हुई थी। इसके अलावा 1869 में यहां पे इसी के समय पे जो शेरवुड कॉलेज है, क्या है? शेरवुड कॉलेज की स्थापना हुई थी 1869 पे। और एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि 1858 में इसी के काल में जो पादरी विलियम बटलर है, पादरी विलियम बटलर इसी के काल में आया था, और इसने नैनीताल में प्रथम जो मेथोडिस्ट चर्च है उसकी स्थापना की थी। तो हेनरी रेमजे से काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर ध्यान रखना। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 ये हो गया। और क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 पूछा है कि श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन के संस्थापक कौन थे? तो देखिए दोस्तों, इसके जो संस्थापक है वह ऑप्शन नंबर ए यानी श्री महंत इंद्रेश चरण दास जी। अब देखिए दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका स्थापना वर्ष क्या है। तो देखिए 1952 आपको इसकी राइट तिथि मिलेगी। अगर आप किताब में जाओगे तो 1950 आपको मिलेगी, लेकिन अगर आप यहाँ पे जाओगे, अगर ऑफिशियल वेबसाइट है तो 1952 दिखेगी। तो आप दोनों ऑप्शन के लिए तैयार रहना, 1952 के लिए भी और 1950 के लिए भी। अगर 1952 ऑप्शन में है तो इसका मतलब वही राइट होगा। तो ध्यान रखना दोस्तों, 1952 ये है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं इसे रब कर लेता हूं जिससे आप यहाँ पे देख सकें। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे इसे पढ़े कि 1952 में इसकी स्थापना हुई थी, और श्री महंत जो इंद्रेश चरण दास जी हैं उन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो यहां तक दोस्तों ये था। में से कौन सा जोड़ा विश्व प्रसिद्ध भारतीय धरोहर स्थलों में से है? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहे हैं, जो ऑप्शन ए है यहाँ पे नंदा देवी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर, ये बिल्कुल सही है। अब यहां से देखिए क्या क्या प्रश्न बनते हैं। अगर बात कर रहे हैं हम यहाँ पे नंदा देवी की, किसकी बात कर रहे हैं? नंदा देवी की। तो देखिए दोस्तों, नंदा देवी की बात करें तो 1982 में इस नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1922 में।
624 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है और 1988 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया। कब किया गया? 1988 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया था। फिर यहीं पर अगर हम वैली ऑफ फ्लावर की बात करते हैं तो वैली ऑफ फ्लावर की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना भी 1982 में हुई थी, यानी ये नेशनल पार्क है दोनों, और इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। 1931 में जो फ्रैंक स्मिथ थे उनके द्वारा इसकी खोज की गई थी। और एक प्रश्न जैसे अभी बना था कि 1939 में यहाँ पे मार्गरेट लेक आई थी और वहां पे इनकी मृत्यु हो गई थी और उन्हीं का यहाँ पे क्या है, समाधि स्थल भी है। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे और क्वेश्चन नंबर 18 है पिरान कलियर में उर्स मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, पिरान कलियर की बात करें तो संबंध है, यानी अगर पिरान कलियर की बात करें तो ये है हजरत अली जो उद्दीन अली अहमद जी हैं उनसे संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 से, और यहाँ पे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 है कि उत्तराखंड राज्य का पहला जो निवेशक है, जो डेस्टिनेशन उत्तराखंड आयोजित किया गया था, डेस्टिनेशन उत्तराखंड, ये कब जारी किया गया था? देखिए एग्जैक्ट तिथि मांगी है उन्होंने और एग्जैक्ट तिथि इसकी है आपको अक्टूबर 2018, 7-8 अक्टूबर। कब है? 7-8 अक्टूबर 2018। तो ध्यान रखना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पे और पेपर सेट से, और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन 20 का, ग्राम विकास अधिकारी वाले पेपर का। तो एक पेपर तो हमने क्लियर कर दिया, कल दूसरे पेपर पर डिस्कस करेंगे कि आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थित है। देखिए दोस्तों, आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि कहां पर है? केदारनाथ में है, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जो यहाँ पे हमने मूर्ति बनाई है दोस्तों, यह ओरिजिनल मूर्ति है जो अभी हाल ही में स्थापित की गई है केदारनाथ में। और इस मूर्ति से आने वाले एग्जाम में आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे? तो देखिए दोस्तों, प्रश्न आपको पूछे जाएंगे कि इस मूर्ति की हाइट कितनी है। तो 12 फीट इस मूर्ति की हाइट है। कितनी हाइट है? 12 फीट है। कहां पर है? जो आदि गुरु शंकराचार्य है उनकी मूर्ति केदारनाथ में स्थापित की गई है, उनके समाधि स्थल पर 12 फीट की इसकी ऊंचाई है। और एक चीज यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है, कब स्थापित की गई थी? तो देखिए दोस्तों, इसकी दो तिथि मिल रही है, एक मिल रही है 5 नवंबर और एक मिल रही है 6 नवंबर। तो ऑप्शन के अनुसार आप चलना। फिलहाल हम मान के चल रहे हैं 5 नवंबर 2021 को, ठीक है, 5 नवंबर 2021 को ये मूर्ति स्थापित कर दी गई थी। और इस मूर्ति का जो वास्तुकार थे वो कौन थे? वास्तुकार कौन थे? तो ध्यान रखना, वास्तुकार आपको पूछा जाए तो योगीराज शिल्पी थे। उनका नाम था अर्जुन योगीराज शिल्पी। तो योगीराज शिल्पी इनके क्या थे? वास्तुकार थे जिन्होंने ये मूर्ति बनवाई है। तो ध्यान रखना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 का ये है और आने वाले एग्जाम में आपको ये पूछा जा सकता है। तो यहां तक दोस्तों हमने देख लिया। अब बात करते हैं बीएस नेगी सर की बुक से। ये हमारा पार्ट 3 है और पार्ट 3 में हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है बीएस नेगी सर से, पेज नंबर 4 पे। हिमालय का मेटरहॉर्न किसे कहा जाता है? हिमालय का जो मेटरहॉर्न है वो किसे कहा जाता है, आपको ये बताना है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, आप आंसर दीजिए। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो बी दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही है, शिवलिंग पर्वत इसका राइट आंसर है। और यहां पर अगर दोस्तों शिवलिंग पर्वत की बात करें, ये काफी इंपॉर्टेंट है। हिमालय का मेटरहॉर्न कहा जाता है, आल्पस पर्वत से इसकी तुलना की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा पर्वत पूर्णतः उत्तरकाशी में नहीं है? जेलंग पर्वत, गंगोत्री पर्वत, यमुनोत्री पर्वत और स्वर्गारोहिणी पर्वत। क्या है? स्वर्गारोहिणी पर्वत। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही है, स्वर्गारोहिणी पर्वत। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा इन सभी पर्वतों को आप याद कर लीजिए। जैसे कि हमने एक बार पिछली क्लास ली थी जो उत्तराखंड के सभी पर्वतों की, तो वहां पे हमने मैप में बताया था, एनिमेशन से बताया था। यहाँ पे हम एनिमेशन नहीं ले रहे क्योंकि समय ज्यादा लग जाएगा। तो देखिए, उत्तरकाशी के प्रमुख पर्वत, ये सभी पर्वत है उत्तरकाशी के। आपको ट्रिक से याद करनी है कि जैसे बात करें जो पूरब साइड की ओर है, जैसे थलैया हो गया, मेरू हो गया, शिवलिंग, स्वर्गारोहिणी, इंद्रकील पर्वत। देखिए स्वर्गारोहिणी पर्वत आपको दोनों जगह मिल रहा है, उत्तरकाशी में भी और चमोली में भी। तो यहां तक ये देखिए कि थाली में शिवलिंग सजाकर स्वर्ग की ओर चला इंद्र। तो थलैया सागर, मेरू सागर, शिवलिंग पर्वत हो गया, स्वर्गारोहिणी पर्वत हो गया और इंद्रकील पर्वत हो गया। तो ये सभी पर्वत उत्तरकाशी में है, पूर्व साइड में। फिर यहाँ पे और देखिए, जैसे इंद्रकील पर्वत हो गया, कीर्ति पर्वत, यहाँ पे खूंटा पर्वत, त्रिमुखी पर्वत, है ना। तो ये सभी पर्वत भी कहाँ पे? उत्तरकाशी में है। तो दूसरी ट्रिक आप यूज कर सकते हैं, इंद्र की कीर्ति, त्रिमुखी, खूंटा पर्वत को फतेह करने से है। तो फतेह पर्वत, त्रिमुखी पर्वत, खूंटा पर्वत और इंद्रकील पर्वत। बाकी जो बंदरपूछ है, यमुनोत्री है, गंगोत्री है, श्रीकंठ है, वो तो काफी प्रसिद्ध है ऑलरेडी, है ना। तो उत्तरकाशी के प्रमुख पर्वत ये हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 23 है कि राज्य में यमुना नदी की कुल लंबाई कितनी है?
देखिए दोस्तों, राज्य में यमुना नदी की पूछी है, तो यमुना नदी की लंबाई कितनी है? 136 किलोमीटर है। और यहीं पर अगर 148 पूछा जाए तो ये किसकी है? टॉन्स की है। किसकी है? टॉन्स की है। और 205 की पूछी जाए तो ये किसकी है? भागीरथी की है। किसकी है? भागीरथी की है। तो क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 है कि राज्य में सर्वाधिक जो वनाच्छेदित नदी घाटी वाली कौन सी है? सर्वाधिक वनाच्छेदित नदी घाटी, तो सर्वाधिक जो वनाच्छेदित नदी घाटी है वो मिलेगी आपको टॉन्स। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 है कलम नदी की, सॉरी कलम हो गया यहाँ पे, कमल नदी की। क्या नाम है यहाँ पे? कमल नदी। कमल नदी का वरदान किसे कहा जाता है? आराकोट को, बड़कोट को, पुरोला को, या फिर उत्तरकाशी को? तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? यह ऑप्शन नंबर जो सी आपको दिखाई दे रहा है, पुरोला, ये बिल्कुल सही है। कमल नदी पुरोला का वरदान कहा जाता है, यानी पुरोला का वरदान कमल नदी। और अराकोट आपको पावर नदी मिलेगी, है ना, तो काफी इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 26 है गंगोत्री नामक स्थान में कौन सी नदी भागीरथी से संगम बनाती है? गंगोत्री नहीं है, सॉरी गंगोरी है, ध्यान रखना यह है गंगोरी, गंगोत्री नहीं है। गंगोत्री अलग हो गया, गंगोरी अलग हो गया। तो गंगोरी में कौन सी नदी बनाती है? तो देखिए दोस्तों, गंगोरी में बनाती है असी गंगा, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे आप देखिए यह है गंगा नदी तंत्र, भागीरथी नदी तंत्र शुरुआत में, और कहाँ पे कौन कौन से नदी संगम बनाती है। देखिए सबसे नीचे आपको दिखाई दे रहा असी गंगा, जो डोडी ताल से निकलती आई दिखाई दे रही है, और ये कहाँ पे अपना संगम बना रही है? गंगोरी में अपना संगम बना रही है। कहाँ पे संगम बना रही है? गंगोरी में अपना संगम बना रही है। फिर आ रही है सिया गंगा, और सिया गंगा झाला नामक स्थान पर अपना संगम बना रही है। इसके अलावा जो काकोरा गाड़ है, जालंधरी गाड़ है, ये हरसिल में अपना संगम बना रही है। और भी देख सकते हैं दोस्तों आप यहाँ पे, जैसे हरी गंगा हो गया, ये मुखवा नामक स्थान पर अपना संगम बना रही है। और जैसे थांगला दर्रा है, ये भैरव घाटी में अपना संगम बना रही है, और भैरव घाटी के सामने ही जस्ट यहाँ पे क्या है? लंका। तो ऑप्शन में कभी लंका आ जाए तो लंका भी रख सकते हैं आप ऑप्शन में। और फिर यहाँ पे देखिए भुजगाड़, रुद्र गंगा, और इसके अलावा यहाँ पे आकाश गंगा भी मिलती है। आकाश गंगा जो किसकी है? भागीरथी की सहायक है ना, तो यहाँ पे यह भी ध्यान रख लेना। तो दोस्तों यह है भागीरथी नदी तंत्र, और कौन सी नदी कहाँ पे सहायक है जरूर देखना। क्वेश्चन नंबर 27 है कि उत्तरकाशी में कौन सी नदी भागीरथी से अपना संगम बनाती है? तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए, यानी वरुणा नदी। तो वरुणा नदी इसका राइट आंसर है, ध्यान रखना, वरुणा नदी इसका सही है। इसी को एक नाम और से जाना जाता है, और वह है श्यामल गाड़। क्या जाना जाता है? श्यामल गाड़। तो श्यामल गाड़ किस नाम से जाना जाता है? वरुणा नदी को। कहाँ पे संगम बनाती है? उत्तरकाशी में बनाती है। और उत्तरकाशी में एक नदी और है चंद्रबदनी गाड़, जो भागीरथी नदी से अपना संगम बना देती है। तो क्वेश्चन नंबर ये हो गया दोस्तों। एक नाम आता है, जैसे ये जला आ गया, इसके अलावा एक आता है उपजला। क्या है? उपजला। उपजला, खैर इसे अभी आगे डिस्कस करेंगे हम थोड़ी देर में। तो फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 की बात डिस्कस करते हैं। निम्न में से कौन सी नदी टॉन्स नदी से संबंधित नहीं है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे डिस्कस करते हैं इसे कि निम्न में से कौन सी नदी टॉन्स नदी से संबंधित नहीं है। पावन नदी, जला नदी, उपजला नदी, या फिर भद्रीगाड़? तो दोस्तों भद्रीगाड़ इसका सही है। भद्रीगाड़ इसकी सहायक नदी नहीं है। भद्रीगाड़ किसकी मिलेगी आपको? बद्रीनाथ जो भद्रीगाड़ है ये यमुना की सहायक नदी है। किसकी है? यमुना की सहायक नदी है। अब देखिए दोस्तों, जो पावन नदी है ये यमुना की सहायक नदी है। जला की बात करें तो जला कहते हैं रूपिन को। किसे कहते हैं? रूपिन को। और उपजला की बात करें तो ये कहते हैं सुपिन को। तो सुपिन, रूपिन, तो ध्यान रखना दोस्तों, सुपिन और रूपिन। तो सुपिन हो गया उपजला, और जला हो गया रूपिन नदी। तो क्वेश्चन नंबर यानी यहाँ पर ये हो गया 28। तो यहां तक दोस्तों ये हो गया। और लास्ट क्वेश्चन, लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 है कि टॉन्स नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो देखिए दोस्तों, 136 हमने देखी थी यमुना की, और 148 किसकी है? ये है टॉन्स नदी की। तो काफी इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 30 है यहाँ पे कि निम्न में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो यमुना की सहायक नदी कौन सी नहीं है? हनुमान गंगा, खतनुगाड़, कमलगाड़, या फिर मोनागाड़? तो मोनागाड़ नहीं है। मोनागाड़ जो सहायक है वो आपको मिलेगी टॉन्स नदी की। किसकी सहायक है? टॉन्स नदी की। तो सहायक नदी भी अक्सर पूछी जाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यह है यमुना नदी तंत्र। और यमुना नदी तंत्र को हमने डिस्कस किया था पहली बार जब हमने आपको नदी तंत्र पढ़ाया था। तो देखिए यमुना नदी की सहायक है, जैसे हनुमान गंगा इसकी सहायक है, अलगाड़ इसकी सहायक है, पुरोला से जो कमल नदी निकले इसकी सहायक है, ऋषि गंगा इसकी सहायक है, खतनुगाड़, बरनीगाड़, है ना, ये भी इसकी सहायक नदी है। अब यहाँ पे जैसे ये पावन नदी हो गया, रूपिन नदी, शुपिन नदी, तो ये किसकी सहायक है? टॉन्स नदी की सहायक है। तो ये यमुना नदी तंत्र था, हमने काफी अच्छे से डिस्कस किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, इसकी पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं और भी सहायक नदी है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा आज हम जो परीक्षा वाणी पार्ट 4 है वो आपको डिस्कस नहीं करा पा रहे हैं। कल हम आपको इसके 20 क्वेश्चन देंगे। तो यहाँ पर आज दोस्तों इतना ही रहेगा। तो हम मिलते हैं आपको नई वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।